है ना। सिलेबस में क्या था, सिलेबस कल लिखा था ना मैंने, तो अगर तुम सिलेबस में देखोगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब हेडिंग क्या है उसका, हेडिंग है कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये है ना मतलब वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं होगा। सो ये सिलेबस है ना, तो इसमें हमने कल किया था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डिनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें फुल डेरिवेटिव आता है। और अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा तो पार्शियल डेरिवेटिव आने लगेगा। आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव कब आता है, जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उस केस में वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी का मतलब है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ऑर्डिनरी है। अगर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है ये चीज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो लीनियर ही पढ़ना है हमें। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग क्या है लीनियर का, लीनियर का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, डिग्री वन। हाँ मतलब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो भी ठीक है, लीनियर इक्वेशन हो गया y बराबर x प्लस बी, तो लीनियर का एक्चुअली जो डेफिनेशन है वो डिग्री वन है। तो जब लीनियर इक्वेशन बोलते हो तो डिग्री वन की इक्वेशन होगी। जैसे हमने कल पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, तो वहां जहां भी होगा dy बाई dx ही होगा, क्योंकि लीनियर का मतलब पावर वन होगी मैक्सिमम। तो जो भी हमने पढ़ा है, चाहे वेरिएबल सेपरेबल हो, होमोजीनियस हो, लीनियर हो, अच्छा सॉरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे अच्छा लीनियर का एक थोड़ा सा और, लीनियर वर्ड में मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़े से ये रोल आ जाता है y का भी। जैसे कल मैं कह रहा था ना कि जब हम डिग्री डिसाइड करते हैं तो हम देखते हैं इट शुड बी अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, है ना, वैसा। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y का भी रोल होता है, डिग्री डिसाइड करने में y का रोल नहीं होता है। वहां पे जब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिसाइड कर रहे थे तो y का रोल नहीं है डिग्री डिसाइड करने में, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नहीं होगा इसमें y का रोल है। सो ये है, तो मैं बताता हूं क्या मीनिंग है, देखो मतलब लीनियर का मैं ऐसे जनरल सेंस में मैथमेटिक्स में जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वहां पे जनरली जो वहां पे लीनियर का मीनिंग होता था कि उस इक्वेशन की डिग्री वन होगी इस तरह से। यहाँ पे थोड़ी मीनिंग अलग है ना। जैसे देखो, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, कल जो पढ़ा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर का था, ठीक है ना, वहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वन है ना। अभी जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो टू होगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। हालांकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा लाइक मान लो ऐसा कि a1 या a1 से बजाय a2 से स्टार्ट कर लो, ये कांस्टेंट है a2 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a1 dy by dx प्लस लेट्स से a0 y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x। अब बुक में इसको अलग अलग लिखता है, मान लो मैं इसको तत्काल fx कर देता हूं, सम फंक्शन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां पे where a2 a1 and a0 आर रियल कांस्टेंट, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रियल कांस्टेंट है, इट इज अ रियल कांस्टेंट। और अगर आप बोलते हो ये सेकेंड ऑर्डर का ही होना चाहिए, सो दिस कैन नॉट बी जीरो, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो क्वाड्रेटिक तब रहेगी जब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो वो लीनियर बन जाएगी ना। तो जैसे ये सेकेंड ऑर्डर की तब रहेगी ना जब a2 को जीरो नहीं होना चाहिए,
क्योंकि a2 अगर 0 हो गया तो ये टर्म ही गायब हो जाएगा, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज है। तो याद है, अगर a2 को मैं 0 पुट कर दूं तो ये वही बन जाएगा जो हमने पढ़ा था। अगर a2 को मैं यहाँ पे 0 कर दूं तो जो कल हमने पढ़ा था वो बन जाएगा ये, और यहाँ लगी ये कांस्टेंट है, वहां फंक्शन भी अलाउड था। ये चीज है। ओके, अब मैं क्वेश्चन ये देखो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि जो लीनियर होने में, यहाँ पे लीनियर होने में y का रोल है। जैसे मैं अभी तुमसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? ऑर्डर 2 और डिग्री 1। ठीक, अगर यहाँ मैं y स्क्वायर कर दूं तो ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? तब भी वही रहेगा। यस, ऑर्डर 2 डिग्री 1। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन ये है, तो y स्क्वायर करने से इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बट नाउ क्वेश्चन इज इट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? नो, क्यों? इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पे ना लीनियर का मतलब है जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, ऑल मस्ट हैव मैक्सिमम पावर 1। लीनियर का मतलब ये हो गया, डिग्री 1 है ना। कुछ जितने भी टर्म्स हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिसाइड करने में y का कोई रोल नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिसाइड करने में सिर्फ डेरिवेटिव्स का रोल है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है मुझे, और कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया मैक्सिमम, वो ऑर्डर हो जाएगी। डिग्री के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल होने चाहिए, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y के पावर तुम 100 भी कर दोगे तो भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री में कोई रोल प्ले नहीं करता है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर होने के लिए y का रोल है। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और y के जो डेरिवेटिव्स हैं एंड y है, इन सब की पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, तभी जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो पाएगी। तो अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जरूर 1 है, ऑर्डर 2 है, बट दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि लीनियर होने के लिए y एंड डेरिवेटिव्स ऑफ y ऑल मस्ट हैव पावर 1 ओनली। ठीक है, मैक्सिमम 1 ये है। तो ये लीनियर नहीं रहेगा, मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, तो अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, तो अब हमें इसी का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, फाइंड द सॉल्यूशन। अब देखो होता क्या है, जैसे कल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो एंड में जब आंसर आ रहा था तो उसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे एट द एंड? एक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे इसके सॉल्यूशन में? 2, क्योंकि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, मतलब तुम रिड्यूस भी नहीं कर सकते 2 को 1 में, है ना। वहां पे जैसे मैंने कहा था C2 - C1 को नया C लिख देंगे तो एक ही है हालांकि। तो यहाँ पे होगा क्या, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा, और उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी सॉल्यूशन होगा। तो जब जनरल सॉल्यूशन हम बोलेंगे यहाँ पे, तो इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट वर्ड हालांकि ये वही है जो लीनियर अलजेब्रा में आता है, सेम ही है तो वर्ड, है ना। इंटरप्रिटेशन यहाँ थोड़ा अलग है डिफरेंशियल इक्वेशन, बट लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब वही है। तो इसके पास 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब सॉल्यूशंस आएंगे, एंड उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी एक सॉल्यूशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो y1 एक सॉल्यूशन है, y2 दूसरा सॉल्यूशन है, तो y1 y2 आर 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन। ठीक है, तो उसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा ये। ओके, तो चलते हैं सॉल्व करने पे। तो सॉल्व करने में 2 केसेस है यहाँ पे। एक्चुअली क्या होगा,
अब ये fx जो राइट साइड में मैंने लिखा हुआ है, अगर ये fx 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस फॉर्म में है ये। जैसे आप लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा में, है ना, तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो जब राइट साइड 0 रहता है तो हम उसको बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब राइट साइड नॉन जीरो है तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सेम यहाँ भी है कि अगर ये वाली चीज 0 है तो ये सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये होमोजेनियस बोलेंगे। देखो अलग अलग जगह पे मीनिंग अलग अलग है। कल जो फर्स्ट ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग कल जो लिखाया था वो था कि f dy by dx बराबर f of y by x होगा फर्स्ट ऑर्डर में। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ये होमोजेनियस, ये 0 हो जाएगी तो ये सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजेनियस होगी। अगर ये नॉन जीरो है तो नॉन होमोजेनियस है ना, जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में लीनियर अलजेब्रा में होता है। सो अगर ये 0 हो गया तो सॉल्यूशन निकालना आसान है, मतलब अगर ये 0 हो गया तो सॉल्यूशन निकालना आसान है। तो होता क्या है कि अब इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ये इस फॉर्म के होते हैं, CF प्लस PI। अब ये CF क्या है, CF का फुल नेम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, चेक करना बुक में क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं ना। और ये क्या होता है, PI का फुल फॉर्म क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। जी, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। सो ये PI आएगा अगर ये नॉन जीरो होगा, अगर ये fx 0 है तो ये नहीं आएगा, ओनली CF विल बी द सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होंगे इसके y ऑफ x लिख लो, y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऐसा दिखेगा। ठीक, अब ये CF, ये PI तभी आएगा जब ये नॉन जीरो क्वांटिटी है। fx अगर नॉन जीरो क्वांटिटी है तभी PI फाइंड करना पड़ेगा, अगर fx 0 है तो PI फाइंड नहीं करना है, तो डायरेक्टली CF इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो जैसे सॉल्व करने के तरीका क्या है, हाउ टू सॉल्व, तो जैसे मैं fx को पहले 0 रख देता हूं। सो मान लो जो राइट साइड है वो 0 है, मतलब हमारा जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है। तो उस केस में हमारे पास सिंपली ये ऐसा है, मान लो a2y डबल डैश, ऐसा बोल देता हूँ, डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव, ये आपका डबल डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव है ना, और a1y डैश प्लस a0y इज इक्वल टू 0। सो a2y डबल डैश प्लस a1y डैश प्लस a0y बराबर 0, ये आपका होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सो हाउ टू सॉल्व, तो इसका सिंपल तरीका होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे ये डबल डेरिवेटिव है तो इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। जैसे मान लो ऐसा लिख दो आप am स्क्वायर प्लस मतलब a2m स्क्वायर प्लस a1m प्लस a0 बराबर 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके करस्पॉन्डिंग, जिसको हम लोग आई थिंक बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन शायद, या ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो देख लेना स्पेलिंग, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, अब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, है ना, हमेशा 2 रूट्स होंगे, मतलब हो सकता है दोनों कॉम्प्लेक्स हो या दोनों रियल हो, किस तरह से रिपीटेड रूट्स भी हो सकता है। तो मतलब ये तो अपने लोअर क्लासेस में पढ़े ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोअर क्लास में पढ़ा है। सो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो m की वैल्यू आएगी वो -a1 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है ना, ये आना है अपॉन 2a, चेक कर लेना इसको 2, है ना। सो ये सॉल्यूशन है। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा, ये रिपीटेड आएगा, है ना। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रियल रूट आएंगे, रिपीटेड होंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेगा। तो 3 केसेस है हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास क्या होगा, 3 केसेस हैं कि पहला केस ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब जो रूट्स हैं, बोथ रूट्स आर, समझ रहे हो ना कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व, सो बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मान लो ऐसा है।
कि रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। तो ऐसा कब होता है? जब ये जो डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट, है ना। सो यहाँ से जो d बोल देता हूँ, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² माइनस 4ac। ठीक। सो ये जो क्वांटिटी है इस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तब होगा जब d पॉजिटिव आएगा ना, d स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है तो उस केस में ये रूट्स मिलेंगे। और मान लो दो वैल्यू मिली तो m की 2 वैल्यूज आई, m1, m2। मान लो सॉल्व करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिला m1 m2। तो इसमें बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका प्रूफ भी है बट हम लोग प्रूफ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो m1 m2 आर टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो m1 m2 क्या है? दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या बनता है? मतलब सॉल्यूशन क्या, मैं CF लिख रहा हूं एक्चुअली। सो आई एम जस्ट राइटिंग CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बताइए CF क्या होगा? C1 e की पावर m1 x, C2 e to the power m2x। जी, तो ये आपको याद रखना है कि जब दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट है सो दिस इज अ सॉल्यूशन। और sec e की पावर m1x, e की पावर m2x, these two are linearly independent function। ये linearly independent function है। ऐसे भी दो फंक्शन है या दो वेक्टर है तो डिपेंडेंट होने का मतलब मल्टीपल होना होता है, दो वेक्टर है तो। और दो वेक्टर एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है या दो फंक्शन एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, कांस्टेंट मल्टीपल, तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट। ये मैं कह रहा था कि ये y1 है, ये अकेला भी सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा और ये भी सॉल्यूशन होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो ये होगा c1 e की पावर m1x, c2 की पावर, जहां c1 c2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब व्हाटएवर c1 c2 यू चूज ये सॉल्यूशन रहेगा, इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। सो दिस फंक्शन विल ऑलवेज सेटिस्फाई, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। तो अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा हूं क्योंकि मैंने fx को 0 लिया है। अब fx नॉन जीरो होगा तो एक नया टर्म pi आएगा, फिर cf प्लस pi मिलके जनरल सॉल्यूशन बनाएगा। किसी को कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला केस था कि जब दोनों रूट रियल डिस्टिंक्ट है। ऐसे ही 3 केसेस होंगे। सो दूसरा केस अगर मान लो ऐसा है कि बोथ रूट्स जो है आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल है और इक्वल है, मतलब ये है कि m की वैल्यू आपके पास m ही आ गई, चलो मान लो m ही ले लो, दोनों m है या m1 m1 बोल सकता हूं मैं। सो चलो m को सॉल्व किया, ऐसा समझो, चलो m1 m1 मतलब रियल रिपीटेड रूट्स हैं। सो रियल है और इक्वल है, ये ऐसा तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है बताइए जी क्या बनता है? C1 plus C2x e to की पावर m1x। राइट, तो ऐसा लिखता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 x टाइम e की पावर m1x। अब आप सोच रहे होंगे ये x को क्यों लाना पड़ा? x को इसलिए लाना पड़ा, अगर मैं x को हटा दूं तो दिस एंड दिस आर डिपेंडेंट, सेम ही हो गया ना, तो दे आर सेम, और इक्वल वेक्टर आर ऑलवेज डिपेंडेंट, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो डिपेंडेंट है। लेकिन हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके पास 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा एंड दैट आर वन इज दिस एंड अदर वन इज दिस। तो ये y1 है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और ये y2 है जो उसका सॉल्यूशन है। तो जो जनरल सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं c1y1 plus c2y2, तो बोथ these two are linearly independent solution of that differential equation। तो इसलिए हमने ऐसा लिखा, जिसको शॉर्ट में उन्होंने बताया कि आप कॉमन निकाल लेंगे तो c1 plus x टाइम्स c2 e की पावर m1x, क्योंकि m1 m1 कॉमन है ना, तो लिनियरली 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए। सो ये हो गया दूसरा केस जब रूट्स रियल और इक्वल है। जो थर्ड केस आपके हैं कि बोथ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मतलब ऐसा तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट आपके नेगेटिव होंगे, और आप जानते होंगे कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, मतलब
a प्लस आयोटा बी किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो बाय डिफॉल्ट a माइनस आयोटा बी उसका सॉल्यूशन होगा ही, है ना। तो ये क्योंकि हमेशा पेयर में आते हैं वो। सो तो यहां से m की वैल्यू मान लीजिए ऐसा आ जाता है, लेट्स से, चलो a भी लेता हूं, a प्लस माइनस आयोटा b, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा एक रूट है a प्लस आयोटा बी, दूसरा होगा c प्लस आयोटा d, ऐसा नहीं होगा। अगर a प्लस आयोटा बी अगर रूट है तो सेकेंड रूट बाय डिफॉल्ट a माइनस आयोटा बी ही होगा, क्योंकि ये थ्योरम है, मतलब रिजल्ट है, इसका प्रूफ देख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज कम्स इन पेयर, और उसका कॉन्जुगेट हमेशा एक दूसरा रूट होगा। तो जो सॉल्यूशन आएंगे वो a प्लस माइनस आयोटा बी आएगा, m की वैल्यू मान लीजिए ये आ गया। अब अगर ऐसा आ गया तो बताइए जी CF क्या बनता है? टू की पावर ax c1 cos ब्रैकेट में c1 cos dx ब्रैकेट में dx प्लस c2 sin dx ब्रैकेट में जी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसको अगर आप अलग अलग करके लिखते हैं तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। सो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि जब ये वाला केस होगा, जब उस जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा था, सो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसके पास अगर दोनों रूट कॉम्प्लेक्स आएंगे तो उस केस में टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपली आप देख सकते हैं c1 टाइम e की पावर ax cos bx प्लस c2 टाइम e की पावर ax sin bx। सो आपके पास जो टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो ये दोनों है, e की पावर ax cos bx और e की पावर x sin bx। तो ये y1 y2 है। y1 is a solution of that differential equation and y2 is also a solution of that differential equation। तो जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखेंगे c1 y1 प्लस c2 y2 होगा अभी होमोजेनियस के लिए। सो ये हमारे पास टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया हमने, सो दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सॉल्यूशंस के 3 डिफरेंट केसेस हैं, बोथ रियल एंड डिस्टिंक्ट, या रियल एंड इक्वल, या बोथ कॉम्प्लेक्स। देन इस केस में आपको याद रखना है कि इस केस में क्या क्या फॉर्मूला है, उससे CF आ जाएगा, और अगर fx 0 है तो CF ही जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, इस तरह से। तो आप CVT पेपर का कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं जहां पे आपसे सॉल्यूशन निकालने की बात की हो, बताइए कोई, एक बार चेक करो PYQ, या मैं ओपन करूं, ड्राइव तो ओपन कर ही रखा था। तो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बीच में आया हुआ नहीं, किस अराउंड 26 मतलब 25 है ना, 45 से शुरू होगा सर। 45 से, ओके। तो ये हमने कल सॉल्व किया था जी जी, तो है ना। तो ये वाले क्वेश्चंस हमने कल सॉल्व किए थे, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे था कि x वाला एक साइड, y वाला एक साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो ठीक है, तो यहाँ से 46 नंबर है एक, सो ये हमने कल सॉल्व किए थे। अभी चलिए ये ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये हालांकि CF पूछा गया है, अच्छा यहाँ CF ही आपसे सिर्फ पूछा है, देखिए पूछ रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि ये राइट साइड नॉन जीरो है तो इसकी वजह से PI भी आएगा, पर्टिकुलर टेबल पर्टिकुलर नहीं पूछना चाह रहा, आपसे सिर्फ CF पूछ रहा है, जो हमने CF अभी डिस्कस किया। तो इसको हम लोग इग्नोर करके मतलब CF फाइंड करते हैं राइट साइड को जीरो मान के, तो वो CF होता है, फिर उसको कंसीडर करेंगे तो PI आएगा, फिर जनरल सॉल्यूशन CF प्लस PI मिलकर बनाएगा। ओके, तो आइए इसको ट्राई करते हैं, इजी है ऐसे तो। एक मिनट टाइम हो गया क्या? हाँ पवन स्टार्ट करता हूँ, सॉरी वो फिर लेट हो गया, सॉरी ना, भूल जाता हूँ मैं।
जी देखिए, तो आसान है ना, आपको समझ आ रहा होगा, सेकंड ऑप्शन है ना, आसान है। तो क्या करना है, सिंपली ये जो हमारे पास इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y बराबर 0, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए तो अभी 0 रख के ही सॉल्व करेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री तो चाहिए ही ना, हमें तो चाहिए ही, तो 0 रख दिया, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी m प्लस 2 और m प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर -2 और -1, तो अब बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो यू ऑलरेडी नो कि जो CF होगा सो वो बन जाएगा C1 e की पावर m1x और C2 e की पावर m2x। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसा है, क्योंकि C1 से इंटरचेंज भी कर सकते हैं। -1 -2 आया, चेक कर लीजिए आप लोग भी, यही आ रहा है, तो ये लगा ना 2 नंबर। तो ऑप्शन देखिए, तो यहां मैंने ऐसे लिखे हैं, देखो इसने पहले C1 लिखा फिर C2, तो आप उसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि C1 C2 तो आर्बिट्री है ना, डमी वेरिएबल है, आप इंटरचेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, तो ये आंसर है, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, आपको सिंपल है, बस सॉल्यूशन निकालने हैं। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकाला। अब सॉल्यूशन रियल, डिस्टिंक्ट, रियल, इक्वल या कॉम्प्लेक्स, उसके अकॉर्डिंग हम लोग CF लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे क्या है, तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल ही है, पिछला क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल था, ये भी दोनों वेरिएबल सेपरेबल है ना, x वाला x, पिछला क्वेश्चन भी वेरिएबल सेपरेबल ही था। जैसे ये द वैल्यू ऑफ डेल्टा सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट, इसकी थ्योरी हमने कल किया था, आप ट्राई कर सकते हैं अभी चाहे तो, सो है ना, सो इसका थ्योरी हमने कल ही कवर किया था, सॉल्व तो कर ही लेंगे आप लोग। देख लीजिए सब लोग, सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन है ये सब, वन लाइनर है ना, कुछ है नहीं खास। सो जस्ट हमें क्या करना है, ये जो आपको दे रखा है 3 है ना, आ जाएगा 3x6 प्लस 2y क्यूब dx प्लस में डेल्टा xy स्क्वायर dy 0, सो m dx n dy, तो आपने पढ़ा था ना, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में और इसका डेरिवेटिव x इक्वल करना है, तो इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो ये 0 प्लस 6y स्क्वायर, और इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सो डेल्टा y स्क्वायर, कंपेयर कर लीजिए, तो डेल्टा बराबर 6 आ गई है ना, चेक कर लो। तो ये जस्ट आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट का मीनिंग क्या है ना, जस्ट इतना पता होना चाहिए। तो इसकी कल हमने थ्योरी किया था। ये भी एक दिन क्लास में बताया था, फॉर्मूला इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, हालांकि ये पीआई निकालने का ये तरीका है, जो लिख रहा है ना पीआई, इसी तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। सो ये पीआई है, पीआई डिस्कस करते हैं उसमें। हाँ, फॉर्मूला था 1/d प्लस a, मान लो यहाँ पे fx है, कोई बताओ भाई क्या था फॉर्मूला, एनीवन जिनको याद हो, कुछ दिन पहले कराया था, e की पावर माइनस ax, हाँ, इंटीग्रेशन e के पावर ax fx dx, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, जस्ट पीआई अभी देखेंगे हम लोग, पीआई में इसी का रोल है, बाकी इसी का कन्वर्स है d माइनस a fx, तो इसका फॉर्मूला है e की पावर ax, e की पावर माइनस ax fx dx,
इस तरीके से आपके पास तो इससे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो ये है ना, वन लाइनर है, ये भी कुछ खास नहीं है। सो बाहर लिखोगे e की पावर माइनस x और बाकी डिफरेंशिएट कर लो, तो e x इंटू दिस, तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो ये क्या आ जाएगा प्लस सी, क्योंकि सी यहाँ लिया कंसीडर किया इसलिए सी लिखा, तो बस हो गया tan इनवर्स x प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। तो समझ आ रहा ना। अब जिनको थ्योरी नहीं पता वो देख के छोड़ देगा, अगर मान लो जिनको आइडिया ही नहीं है कि d+1 क्या होता है, क्या रोल है, तो देख के छोड़ देगा। लेकिन आपको पता है अगर खुद भी आना है, तो वही जो लोग कहते हैं छोड़ के चले जाएंगे टॉपिक, तो उसमें आपका लॉस है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट लेगा। कितना टाइम लगेगा ये क्वेश्चन करने में, जिनको पता है कि हाउ टू सॉल्व। तो ये जिसको ये फॉर्मूला पता है 10 सेकंड 20 सेकंड लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इनको पता ही नहीं, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं। तो आप जो पीवाईक्यूज में एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आए सबके पीछे का कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है, एंड उसी कॉन्सेप्ट पे फिर क्वेश्चन आएगा। बट ये कि आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी एग्जाम में, एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। ये जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, करेक्टली आंसर करो, तब आपके मार्क्स बाकी से बेहतर आएंगे ना। ये चीजें हैं जी। Sir, this theorem that you have used inside the bracket e raised to x into x plus f dash x, right? Yes. E की पावर x. Is it like if it is e raised to ax, then we write e raised to x directly? No. Then we have to you have to substitute ax and then simplify. So I think a will get divided later. मतलब ये है उसको, हाँ वो डायरेक्ट आई थिंक मुझे भी डिराइव करना पड़ेगा, याद तो नहीं है, बट वी कैन, है ना। सो दिस वी नो दैट दिस इज ओके, बट द क्वेश्चन इज, है ना, यू वांट टू आस्क व्हाट इफ इज दिस। सो इन दैट केस वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। So we have to first ax, you substitute ax as t for example, and then you have to apply this formula again. Substitute कर लो, then reduce it into the form e raised to power t, and then it is not necessary it will come into this form, है ना। So यहाँ से आ जाएगा f of t upon a, and then you have to simplify. So f dash में क्या होगा, हाँ फंक्शन है तो जस्ट फंक्शन को जो भी है f dash t upon a and and into में यहाँ से dx is dt by a, so dt by a. So this will d by a with that 1 by a will occur ना? उसमें एक्चुअली मैं एक सिंपल फंक्शन अज्यूम कर रहा हूँ। It is like अभी आप ये सोचो this is gx, suppose this is just a gx, so what will do, f plus f dash t by a, ये into 1 by a होगा। Anyway you have to transform, जो भी फंक्शन है फंक्शन देख के समझ आएगा। यहाँ थ्योरेटिकली में भी डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई थिंक इससे हो जाएगा। तो सब मतलब कहने का मतलब ये है मेरा, so you have to first, if it is this form you have to first bring into this form and then you can apply. ये है, तो उसको वापस लाओ, t को रखो and then you simplify. So e की पावर t into something dt बनाओ and then see what comes. So like this. So जरूर इस फॉर्म में बनेगा। ओके तो ठीक है भाई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एटलीस्ट जो बेसिक्स हम लोग देख रहे थे अभी, है ना, ये तो हो गया। बाकी और क्या है, ये तो हो ही गया ना, बस आगे प्रोबेबिलिटी आ गया। तो ये 4-5 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने 46 है, 46 47 48 49 50 भी था 50, है ना। तो 5 क्वेश्चन हो गया ऐसे तो। है ना 46 to 50। सो 5 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का 5 क्वेश्चंस हैं। तो अगर 4 मार्क्स है तो 20 मार्क्स कंट्रीब्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये एक पेपर है, जैसे अभी मैं आगे थ्योरी कंटिन्यू करता हूँ। इफ यू सी जस्ट इसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। ये लो, जैसे यहाँ पे पूछा है
अब नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आस्क्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना, उस पिछले में क्या पूछा था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, लास्ट दूसरा पेपर में दे आस्क्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो इसका रोल होगा, अभी इसको डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास ये 46 है ना, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, तो आपको ठीक से कर लोगे, पांचों कर लोगे, आसान है, मतलब ठीक से थ्योरी कर लिया तो। तो जैसे पहला है कि द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी एग्जैक्ट। इजी है ना, करके देखो, कल इसकी थ्योरी बताया था हमने आपको। सो कुछ नहीं, बस मीनिंग जानना है, इसीलिए जो लोग कह रहे है ना, जो लोग कह रहे हैं मैथ छोड़ देंगे, उससे क्यों छोड़ना है। जैसे आप देखो कि हर क्वेश्चन में एटलीस्ट स्टार्ट विद पीवाईक्यू ओनली, कि देखो हर क्वेश्चन में क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो तुम नहीं जानते हो, उसको सीखो। अभी टाइम है ना, ऐसा तो कल एग्जाम है कि नहीं अब क्या पढ़े, अभी तुम्हारे पास अगर 1 मंथ अप्रॉक्स है तो उसको सीखना है, उसी में आपको सीखना है। सो जस्ट लर्न हाउ टू सॉल्व। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज एग्जैक्ट। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो 0 प्लस 3y स्क्वायर, और इधर x के रेस्पेक्ट में कर दो अल्फा y स्क्वायर। सो अल्फा बराबर 3 आ गया, ठीक है ना, तो इस तरह से ये आ गया। सो क्या कितना टाइम लगेगा एग्जाम में, जिनको पता है व्हाट इज एग्जैक्ट, कितना टाइम लगेगा इसमें। अब जिनको पता ही नहीं वो स्किप करेंगे, तो अब इससे तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे उनसे जो अटेम्प्ट करेंगे, ये भी तो है। सो ये हो गया। जैसे अब नेक्स्ट देखो, ये तो कर दिया हमने, तो ना पीआई कैसे निकालते हैं बता दो। हाँ, अब पीआई पे आते हैं। अभी हमने पीआई की थ्योरी डिस्कस नहीं किया, अभी हम पीआई का थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो तो इसमें पीआई पूछा है, तो पीआई का मुझे थ्योरी बताना पड़ेगा पहले। तो अभी हम लोग जो देख रहे थे, जो थ्योरी मैंने अभी तक कवर किया है, उसमें हमने सीएफ निकालना सीखा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो लेफ्ट साइड होता है उससे आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालने लिख देंगे। नाउ कम टू पीआई, ठीक है, जैसे पीआई पूछ लिया, ओके। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर आते हैं पीआई पे। तो इसमें आपसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा है, इसको ट्राई करके बताओ। So 5 questions are from differential equation, 20 marks. Solve करो भाई, बताओ। So auxiliary equation is m square plus 3m plus 9 is equal to 0. This is the auxiliary equation for the complementary function. निकालो। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑर्डर है, बाकी लोग देख लीजिए। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन तो एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, तो आपको अटेम्प्ट करके जस्ट आना है ठीक से, अच्छे से। एग्जाम में कुछ नया तो आएगा नहीं, मतलब जो सिलेबस में वही आएगा ना।
चलो सो इजी है, यहाँ से जस्ट आप m निकालोगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी को फैक्टराइज तो कर नहीं पाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो माइनस 3 प्लस माइनस, सो माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा और 36 में 9 घटा दोगे तो 25 नहीं 26 आ रहा है 26 कितना बनेगा? अच्छा 27 का रूट निकालेंगे 3√3 ओके और अपॉन में है 2, तो यहाँ से फाइनली आ गया -3/2 प्लस माइनस 3√3/2 आयोटा। तो ये हो गया ना a प्लस माइनस आयोटा b, a प्लस माइनस आयोटा b। सो यू नो द फॉर्मूला है ना, सिंपली e की पावर ax फिर c1 cos bx प्लस c2 sin bx, सो e की पावर -3/2x है ना। तो सब में खाली ये आउट हो गया, बाकी सब में तो वही है। अब b डिसाइड करेगा 3√2 है ना, 3√3/2x cos sin, बस यही तो सेम तो इसी में है जस्ट, तो ये आउट हो गया। सीजी ना, CF निकालना इजी है। PI पे आते हैं, चलो नाउ कम्स टू पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो बस यही क्वेश्चंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, दे आर जस्ट इजी क्वेश्चंस। और क्या है? कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ सी द कंप्लीट सॉल्यूशन की बात कर रहा है इसमें, तो कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब CF अभी निकालना सीखा हमने, PI अभी मैं बताऊंगा। कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब CF प्लस PI दोनों को ऐड करके, तो CF प्लस PI इज कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे इसमें CF एंड PI दोनों कैलकुलेट करना होगा, देन यू कैन फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन। तो यहाँ CF एंड PI दोनों निकालना है। चलो CF निकालो एटलीस्ट, अभी PI सिखाता हूँ, PI निकालेंगे। CF बताओ क्या आएगा इसमें, और ये भी है, तो ये तो हमने किया ही था, ये तो उसी फॉर्मूले से हो जाएगा, D+1 है, सेम फॉर्मूले से हो जाएगा, तो ये तो कर दोगे आप सेम फॉर्मूले से। यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन है तो CF प्लस PI है ना। सो PYQ जो है 2023 वाले जो है, आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चन 1 आवर 45 मिनट में कर पाओ और अच्छे से कर पाओ, इतना वो कर दो कि आप कर पाओ, एग्जाम में भी ज्यादा क्वेश्चन करके आओ। तो इसको सॉल्व कर बताओ, इसका CF क्या आएगा? व्हाट इज CF ऑफ दिस? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है इसका? PI में निकालता हूं अभी। कंप्लीट सॉल्यूशन तो CF प्लस PI। C1 into the power -x minus C2 into the power -x। ओके, सो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज 0, तो ये तो हो गया m प्लस 1 होल स्क्वायर इज 0। सो m बराबर -1, -1, तो जो CF आएगा वो आपका C1 e की पावर -x, C2 x e की पावर -x, बिकॉज यू हैव टू मेक टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो e की पावर -x दिस। अब यहाँ मुझे निकालना होगा PI, सो PI अभी सीखते हैं क्या होगा। सो PI का जो फॉर्म बनेगा वो ये बनेगा कि 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 एंड टाइम्स 6x e की पावर -x। अब ये निकालना सीखना है, दिस इज कॉल्ड PI, अभी मैं बताऊंगा आगे। फिर जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो इसने पूछा है आपसे, सो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है जो yx जिसको मैं लिखूंगा अभी, तो होगा CF प्लस PI। सो ये करना है कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आसान है, आपने सीख लिया, क्वाड्रेटिक से आ जाएगा। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। PI निकालना सिखाना है, फिर PI निकल गया तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन लिख लोगे। सो व्हाट इज PI? PI का फॉर्म यहाँ पे ये होगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर होता तो आप उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं जो अगला क्वेश्चन है। और ये कहाँ से आया? यहीं से आया है। ठीक है, देखो चलो, तो हम क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, सो